गौरव मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गौरव, जाहिर है इस समय पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो है वो जंग की स्थिति बनी हुई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, समर्थन जुटाने की कोशिश दोनों ही धड़ों की तरफ से हो रही है। नंबर गेम में इस समय एनडीए आगे दिख रही है, लेकिन क्रॉस वोटिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो तमाम सांसद है जो दोनों ही धड़ों का हिस्सा नहीं है, उनकी वोटिंग यहाँ पर काउंट होती है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से अगर हमने देखा लगातार कांग्रेस की अगर बात करें, यानी कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे कल बैठक हुई थी, उस बैठक में भी यही रणनीति बनाई जा रही थी कि किस तरीके से एक विचारधारा को लेकर के साथ चलना है। और जो अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक का जो उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट होगा वो किस पृष्ठभूमि से आना चाहिए, कैसे कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए, उसका आज ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं जो बनाई गई यही कि क्रॉस वोटिंग ना हो, कहीं ना कहीं कैसे उन सांसदों को विश्वास में लेकर के चलना है जो कहीं ना कहीं अंदर खाने, ये हमेशा एक डर बना रहता है कि वो वोटिंग कहीं अलग दिशा में ना कर दें। ये एक रणनीति जरूर कांग्रेस की रही है। और इसमें देखिए एक बात जो कल की बैठक में महत्वपूर्ण थी, कल जब खड़गे के आवास पर बैठक हो रही थी, इससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी की अगर बात करें टीएमसी ने एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि अगर उपराष्ट्रपति के नाम का जो चयन किया जा रहा है उसमें टीएमसी की मर्जी ये थी कि जो उपराष्ट्रपति का नाम चयन किया जाए वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का ना हो। तो इस बात का इस बार इंडिया ब्लॉक ने ध्यान रखा है। और जिस तरीके से इस नाम का चयन किया गया वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि कोऑर्डिनेशन जो इंडिया ब्लॉक के अंदर है वो बैठकों के माध्यम से पहले से बेहतर बना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो सहयोगी दल थे उन्होंने उपराष्ट्रपति का नाम चुनने के लिए साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी थी। और आप देखिए कि जिस तरीके से जो सुदर्शन का नाम निकल के सामने आया, उस नाम पर कहीं ना कहीं आज खड़गे ने कटाक्ष भी किया। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का नाम भारतीय जनता पार्टी निकाल करके सामने आई है। हालांकि आप इस चीज को भी समझिए शिखा कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया की बात करें, इसके अलावा हालांकि वो मामला अभी तक लंबित है, उस पर अभी बैठकों का दौर चलेगा, वो भी धीरे धीरे क्लियर होगा। लेकिन इसके ठीक पहले अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच के कोऑर्डिनेशन को देखें तो जिस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था कि दोनों में कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं है, हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो महत्वपूर्ण कुछ फैसले लिए हैं इधर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्षों के नाम के चयन की प्रक्रिया की बात करें, उसमें भी संघ की सहमति दिखी है। और क्योंकि जगदीप धनखड़ का जो नाम जब चयन किया गया था उपराष्ट्रपति के लिए, तो ये जो उनका जो बैकग्राउंड था वो संगठन से नहीं आते थे। ये बात भी इस बार मेंशन की गई कि जिसका चयन किया जाए वो संगठन में काम किया हुआ व्यक्ति हो, वो संगठन को समझता हो। तो ये दर्शाता है कि इस बार भी संघ की कहीं ना कहीं सहमति जो है वो इस नाम में रही है। तो इसीलिए विपक्षी खेमे ने एक सोचे समझे नाम को लाने की तैयारी की। और टीएमसी, जैसा कि ममता बनर्जी ने इससे पहले जब उपराष्ट्रपति चुनाव की बात हुई थी तो उन्होंने इसको बाइकआउट कर दिया था, उन्होंने समर्थन ही नहीं किया था। लेकिन इस बार जो ये रणनीति बनी थी, इसीलिए इस तरीके का नाम लाया गया कि वो नॉन पॉलिटिकल हो, यानी कि वो न्यायाधीश भी रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने न्यायविद रहते हुए बड़े फैसले लिए हैं, गरीब के हितों में फैसले लिए हैं। इस तरीके की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सभी जो सहयोगी दल थे वो मौजूद थे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह अक्सर दिखाई देते हैं, वो वहां पर नदारद नजर आए, लेकिन उससे इस चुनाव का बहुत सीधा कनेक्ट नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासतौर पर जो विपक्ष है, वो एक तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया तभी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई और लोगों के अंदर एक तरीके का भाव लाना कि एनडीए कैसे काम कर रही है, बीजेपी कैसे काम कर रही है, जनता के लिए कैसे काम करेगी। तो ये नैरेटिव्स बनाने की कोशिश जरूर हुई है। लेकिन अभी क्या लगता है, ये पूरा माहौल इस समय अंदर संसद के अंदर चुनावी लग रहा है? देखिए अगर हम देखें इस पूरे जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए जो नाम को चयन करने की जो प्रक्रिया रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने जितना समय लिया, जिस तरीके से नाम को लेकर के निकल के सामने आए, हालांकि कई नाम इसके पहले भी चलाए गए, कई ऐसे नाम चलाए गए जो बीजेपी में पूर्व में मंत्री भी रहे, फिर मौजूदा समय में कहीं ना कहीं उपराज्यपाल या राज्यपाल हैं। लेकिन नाम के चयन की प्रक्रिया में जो थोड़ा सा समय लगा, उसके बाद इस तरीके के नाम निकल करके आए। तो शिखा, इस बात को हम कह सकते हैं कि आप देखिए साउथ
साउथ लॉबी को किस तरीके से फोकस किया जा रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी वो नाम लेकर के आई है जिस तरीके से साउथ की लॉबी को अपना कैसे मजबूत करना। आने वाले साल में अगर हम बात करें तो चुनाव भी होना है, अब उसमें साउथ फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इसको ही कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस चीज को समझती है, क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ भी रहा है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश में रही है कि साउथ जो उनका है वो कैसे मजबूत हो। तो ये भी एक रणनीति हो सकती है आगामी आने वाले चुनाव को लेकर के भी कि वो चेहरे उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतारे जाएं जो साउथ लॉबी का चेहरा हो और महत्वपूर्ण चेहरा हो। लेकिन आप देखिए कि ये कहा जा रहा था कि बिहार से भी चेहरा हो सकता है, हालांकि कई नाम भी बिहार से चले थे लेकिन उन नामों को कहीं ना कहीं उस सूची में नहीं रखा गया। तो ये साफ दर्शाता है कि बिहार चुनाव को बहुत ज्यादा फोकस में नहीं रखा है यहाँ पे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से साउथ से चेहरे को लिया गया दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें तो ये दर्शाता है कि एक फोकस जरूर साउथ में एक मैसेज देने की जो कोशिश है वो जरूर की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उपराष्ट्रपति पद का जो चेहरा इनको चाहिए था, साफ तौर पर ऐसा चेहरा चाहिए था जिसको संगठन में कहीं ना कहीं एक लंबा जुड़ाव हो। और आप देखिए अगर हम बात करें राधाकृष्णन की तो एक जिस तरीके से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि के साथ आते हैं, वहां भी उनका लंबा जुड़ाव रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ये जब नाम सामने आया है उससे एक मैसेज भी जरूर जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो ये चुनाव भले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो लेकिन जिस तरीके से मौजूदा समय में जो माहौल बना हुआ है उससे ये हम साफ समझ सकते हैं कि ये एक नैरेटिव जरूर सेट किया जा रहा है। आगामी आने वाले जो राज्यों के चुनाव होने हैं वहां पर एक बड़ा संदेश देने की जो कोशिश है वो दोनों ही पार्टियां इस वक्त दोनों ही जो दल हैं वो ये कोशिश दोनों ही दलों की तरफ से की जा रही है। हालांकि ये कहना ज्यादा हो जाएगा कि एक तरीके से आने वाले चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट है, लेकिन फिर भी बिहार को लेकर की जो तैयारी है गौरव वो साफ तौर पर देखी जा रही है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश एसआईआर को लेकर के विपक्षी पार्टी कर रही है। अपना जो मत है वो रखने का काम इस समय सरकार की तरफ से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन भी अपनी बातें इसमें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर रख रहा है, लेकिन जाहिर है अब सीधा जो आने वाले समय में बिहार का चुनाव होना है तो जात पात को लेते हुए यानी जातियों के आधार पर एसआईआर को कैटेगराइज करके जो विपक्षी पार्टी इस समय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, इसका मिला जुला असर क्या नजर आएगा और वाइस प्रेसिडेंट वाले पद के चुनाव को लेकर के भी इसका क्या मिला जुला असर जो है नजर आ सकता है? और क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज एनडीए का साथ दे रही है, जो एनडीए में है इस समय, चिराग पासवान कह रहे हैं कि अलग रहेंगे, क्या यहां पर संसद के अंदर एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा? और देखिए निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले एक इस तरीके का एक्सरसाइज है जिसमें पार्टियां जो है वो इस बात को भी समझ लेंगी कि कौन उनके साथ स्पष्ट तौर पे है और कौन उनके साथ में नहीं है। ये एक जरूर एक बड़ा प्रयोग है जो अभी इस उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे उसमें साफ साफ नजर आ जाएगा। रही बात अगर बिहार की हम करें तो बिहार में भी आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को, हालांकि कुछ महीनों पहले इस पर डिसीजन आया कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, उसके बाद भी विपक्ष ने इस बात को कहा था कि ये उनका जो दबाव था ये काम आया है और सरकार ने विपक्ष की बात को मान लिया है। लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आप देखिए कि जिस तरीके से बिहार में एक पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, राजनीति बयानबाजियां बहुत ज्यादा देखने को मिली, बल्कि विपक्ष ने तो इसको ये कह दिया कि ये उनका एक एजेंडा था जिसको भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार ने मान लिया है। उसके बाद एसआईआर के मुद्दे को भी अगर हम देखें तो एसआईआर के मुद्दे पर भी लगातार जो है चुनाव आयोग को घेरने का जो काम है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करें या फिर ग्राउंड पर लगातार जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं वो बिहार में उस तरीके के बयानों को दें। आप देखिए कि चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान अक्सर इसके पहले भी अगर हम बात करें जातिगत जनगणना का जब विषय आया था वो बिहार गए थे, उन्होंने साफ तौर पे एक बात कहा था कि मैं केंद्र में अगर जरूरत पड़ी तो मैं केंद्र में मंत्रिमंडल पद को भी छोड़ सकता हूं सिर्फ बिहार के लिए, यानी कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर चिराग पासवान चल रहे हैं और इस बात को बार बार वो इस चीज को बिहार में एक मैसेज कन्वे की जो कोशिश है वो चिराग पासवान की तरफ से देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे बिहार का जो चुनाव है इस बार ये जातिगत समीकरण को साधने वाला चुनाव है, लेकिन उसके ठीक
ठीक पहले अगर हम उपराष्ट्रपति के इस चुनाव की प्रक्रिया को देखें तो निश्चित तौर पे पहले जब इस तरीके के चुनाव होते थे इतना ज़्यादा हम पार्टियों में वो नहीं देखते थे जो एकजुटता का माहौल दिखाई देता था या बयानबाजी का माहौल दिखता था। ये चुनाव इसी प्रक्रिया के तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते थे, लेकिन इस बार जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से ऐसे टाइम पर इस्तीफा दिया जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और उसके बाद इसमें काफ़ी समय लगा नामों को चयन करने के लिए, कई महत्वपूर्ण नाम भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए, उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन बाद में जिस नाम पर मोहर लगी उसके बाद से कहीं ना कहीं एक मैसेज साफ है कि सरकार और संगठन यानी कि संघ में सब कुछ पहले से बेहतर हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें जातिगत समीकरण को साधने वाले विषय की बात करें तो बीते कुछ दिनों से लगातार इस बात को हमने देखा है कि जब भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उसमें जरूर हम ओबीसी की बात करें उनको हमेशा ध्यान में रखा जाता है, अल्पसंख्यकों की बात करें उनको हमेशा ध्यान में रखा जाता है, ये लगातार हमने देखा है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज उन चुनावी राज्यों में है जो अब आने वाले दिनों में जहां पर चुनाव होंगे, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है, बिहार में भी चुनाव होना है, तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, तो तैयारियां इन तीनों राज्यों को सामने रख के की जा रही हैं और लिटमस टेस्ट जो है ये उपराष्ट्रपति चुनाव में होगा और इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि दल के अंदर कौन किसके किसके साथ हैं। हालांकि ये अभी जब धीरे धीरे समय और बढ़ेगा तो आपको नजर आएगा कि अलग अलग सांसदों की क्या राय है, जो अलग अलग छोटे छोटे दलों के जो सांसद हैं वो किस तरीके की अपनी राय रखते हैं। हालांकि टीएमसी के सांसद ने आज इस बात को कहा है समर्थन करते हुए, कांग्रेस ने जब अपने उम्मीदवार की घोषणा की उपराष्ट्रपति के, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर इसी तरीके के उम्मीदवार की आवश्यकता थी जो नॉन पॉलिटिकल चेहरा हो, जो देश के न्याय व्यवस्था के लिए काम किया हो, ऐसे व्यक्ति का ही चयन करना उचित था। और ये टीएमसी भी अंदर खाने चाह रही थी कि ऐसा ही चेहरा चुन करके लेके आए ताकि हम ये कह सकें कि ये राजनीतिक पृष्ठभूमि से व्यक्ति नहीं है और उनके सोशल कार्यों को, उनके सामाजिक कार्यों को दिखाया जा सके और बताया जा सके कि हम जिस चेहरे को चुन के लाए हैं वो इस तरीके का चेहरा है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति के लिए जिस चेहरे का चयन किया है, संघ से उसकी तुलना की, आरएसएस वाला चेहरा उसको बताने का काम किया। जी शिखा। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।